हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के सीरीज में। ये 120 रूल्स एवरी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। आप बैंकिंग लीजिए, एसएससी लीजिए, रेलवे के एग्जाम लीजिए, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर मैंने क्लास नंबर 1 सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है, तो प्लीज क्लास नंबर 1 देखिए। वहां पे रूल नंबर 1 मैंने सक्सेसफुली सिखा दिया है। तो आज हम रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 करने वाले हैं। तो प्लीज गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए रूल नंबर 2 की शुरुआत कर देते हैं। रूल नंबर 2 में क्या बोला है कि ये जो बोथ होता है एंड नॉट होता है, ये दोनों सेम सेंटेंस में नहीं आ सकते, ये दोनों साथ साथ नहीं आ सकते। अब इसकी जगह पे मैं क्या यूज करूंगा भाई, ये दोनों साथ साथ नहीं आ सकते तो इसकी जगह पे मैं नाइदर नॉर यूज कर सकता हूं, या फिर कोई भी एक निगेटिव वर्ड यूज कर सकता हूं जिससे कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वो भी हम बाद में सीखने वाले कि निगेटिव वर्ड कैसे यूज करना है। बट नॉट में यूज नहीं कर सकता बोथ के साथ, बोथ के साथ नॉट यूज नहीं कर सकता। नॉट की जगह पे मैं नाइदर नॉर यूज कर सकता हूं, ठीक है। नाइदर नॉर का मीनिंग क्या होता है, दोनों के दोनों भी नहीं, ठीक है। विच इज यूज टू से दैट टू और मोर थिंग्स आर नॉट ट्रू। अब ये जो बोथ होता है, ये बोथ क्या होता है, कंजंक्शन होता है। बोथ कंजंक्शन होता है, इसका मतलब बोथ दो सब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को या फिर दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। इसका मतलब बोथ अगर कंजंक्शन है तो बोथ के साथ ऑलवेज, बोथ के साथ ऑलवेज नॉट नहीं आता। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बोथ के साथ कभी भी नॉट नहीं आता। रूल नंबर 2 में यही बोला है कि ये जो बोथ है ये नॉट के साथ कभी भी नहीं आता। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल में क्या है। बोथ ऑफ देम डिड नॉट कम। अब बोथ के साथ नॉट आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, बोथ भी नहीं लिखूंगा, नॉट भी नहीं लिखूंगा, इन दोनों को रिमूव करके नाइदर ऑफ देम कम लिखूंगा, नाइदर ऑफ देम केम लिखूंगा। अब केम कहां पे आ गया, केम कैसे आ गया, क्योंकि गाइस ये पास्ट टेंस में सेंटेंस था। पास्ट टेंस में सेंटेंस कैसे था, क्योंकि कम में से डिड बाहर आ चुका है, कम में से डिड बाहर आ चुका है। डिड क्यों बाहर आ चुका है, क्योंकि नॉट को हेल्प करने के लिए। डिड हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, कम है। मेन वर्ब क्या है, आपको मेन वर्ब क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। डिड क्या दिख रहा है, डिड हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। तो मेन वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब क्यों बाहर आ गया, केम था, ये पहले केम था, केम में से डिड बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा, कम रिमेनिंग बचेगा, V1 रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। ये क्या था, पहले केम था, केम क्या होता है, V2 होता है, ठीक है। ये क्या था, केम था। केम में क्या छुपा होता है, केम में डीड छुपा होता है। तो केम में से अगर उसने डीड बाहर निकाल दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, केम में से डीड बाहर चला जाएगा तो मुझे क्या रिमेनिंग बचेगा, मुझे रिमेनिंग मिल जाएगा, कम रिमेनिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो कम मतलब V1 रिमेनिंग मिल जाएगा। ये क्या था, V2 था। ये क्या मिल जाएगा, मुझे V1 रिमेनिंग मिल जाएगा। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे जो आपको कम दिख रहा है, इस कम में से डीड बाहर आ गया। अब डीड बाहर क्यों आ गया, क्योंकि नॉट के लिए, नॉट के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। नॉट ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, नॉट को सपोर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो नॉट को हेल्प करने के लिए मैंने डिड बाहर निकाल दिया। बट ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बोथ एंड नॉट साथ साथ नहीं आ सकते। तो बोथ एंड नॉट साथ साथ नहीं आ सकते तो नाइदर से मैं इस सेंटेंस को रिप्लेस करूंगा, नाइदर से रिप्लेस करूंगा। अगर मैं इस सेंटेंस को नाइदर से रिप्लेस करूंगा तो नाइदर ऑफ देम केम। अब गाइस यहाँ पे नॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइदर में ही निगेटिव सेंस छुपा हुआ होता है। इसका मतलब नाइदर ऑफ देम, अब नॉट की जरूरत नहीं है तो नॉट को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। नॉट को नहीं लिखूंगा तो हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट डायरेक्ट मैं कम के अंदर ऐड कर दूंगा, बाहर निकालने की जरूरत नहीं है हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालने की जरूरत नहीं है तो केम का क्या हो जाएगा, कम का क्या हो जाएगा, कम का केम हो जाएगा, कम का क्या हो जाएगा, कम का केम हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सबको समझ में आ गई। तो थोड़ी बहुत मैंने आपको टेंसेस की ग्रामर सिखा दी है। अब आगे चेक कर लेते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लेस। ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि बोथ के साथ नॉट आ सकता है क्या भाइयों, बोथ के साथ नॉट कभी भी नहीं आ सकता। तो इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करके मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी सेंटेंस को मैं लिख सकता हूं नाइदर राम नॉर श्याम। अब नाइदर नॉर में ऑलवेज जो वर्ब होती है वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो यहां पर राम एंड श्याम दिख रहा है आपको, तो ऐसे नहीं होगा कि राम एंड श्याम, आर नहीं आ जाएगा, आर नहीं आ जाएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा, क्योंकि नाइदर नॉर में ऑलवेज जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब आती है, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो नाइदर राम नॉर श्याम, तो यहाँ पर नाइदर नॉर का यूज किया गया है।
क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 में जो सब्जेक्ट था देम वो एक ही कंबाइंडली कंसिडर किया गया था एंड यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, एक तो राम है एंड एक तो श्याम है। इन दोनों को अगर मुझे ज्वाइन करना है तो नाइदर राम नॉर श्याम इज आ जाएगा, ठीक है। इज गोइंग टू विजिट दिस प्लेस। अब गाइस यहाँ पर नॉट दिख रहा है कि आपको नॉट नहीं दिख रहा, तो मैंने बोथ भी यहां से रिमूव कर दिया है एंड नॉट भी रिमूव कर दिया है एंड नॉट की जगह पे नाइदर का यूज किया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब नाइदर नॉट यूज नहीं करना होगा तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, बोथ ऑफ देम फेल टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस। अब फेल्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, बोथ ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड, बोथ ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता बोथ ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड, तो ये क्या हो जाता, बोथ के साथ नॉट नहीं आ सकता, बोथ के साथ क्या नहीं आ सकता, नॉट नहीं आ सकता, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। बट यहां पर बोथ एंड नॉट दोनों को रिप्लेस करने के बाद नाइदर भी यूज कर सकता हूं मैं। अगर नाइदर भी यूज नहीं करना तो डिड नॉट अंडरस्टैंड, डू नॉट अंडरस्टैंड, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, फेल टू अंडरस्टैंड, बोथ ऑफ देम फेल टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। तो ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, 101% सही हो जाएगा, बोथ ऑफ देम fail to understand the instruction. This sentence highlights that both the individuals were unsuccessful. ये सेंटेंस हमें यही हाईलाइट करता है कि दोनों के दोनों डू नॉट अंडरस्टैंड है, इसका मतलब फेल टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो नॉट की जगह पे मैं कोई निगेटिव सेंटेंस भी यूज कर सकता हूँ, निगेटिव वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, या फिर बोथ एंड नॉट को रिप्लेस करके मैं नाइदर नॉर भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यही रूल नंबर 2 कहता है, यही चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब गाइस रूल नंबर 3 क्या बोलता है, अब रूल नंबर 3 में हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सीखने वाले हैं। तो प्रोनाउन मतलब क्या, सबसे पहले वो कंसिडर करते हैं। तो प्रोनाउन मतलब क्या, नाउन की जगह पे यूज किए जाने वाले वर्ड्स, जैसे कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। तो इसकी जगह पे मैं कैसे लिख सकता हूं, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो राम की जगह पे मैंने क्या कर दिया, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बाद में ऐसे नहीं बोलूंगा मैं कि राम इज वेरी टैलेंटेड, तो राम की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, ये राम की जगह पे मैं एक प्रोनाउन यूज करूंगा। प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह पे मैं एक वर्ड यूज करूंगा ही, क्योंकि मेल पर्सन के लिए, बॉय के लिए, मेल कैटेगरी के लिए मैं ही से डिनोट करता हूं। तो ही इज वेरी क्लेवर, राम इज गोइंग टू स्कूल एंड ही इज वेरी क्लेवर बॉय, ही इज वेरी क्लेवर बॉय, ठीक है। तो बाद में मैंने राम लिखा क्या, राम इज वेरी गुड, राम इज हैंडसम, राम इज चार्मिंग, राम इज टैलेंटेड, राम प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। ऐसे में एवरी जगह पे राम 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 तो नहीं लिख सकता, तो राम की जगह पे मैं राम इज गोइंग टू स्कूल, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट का नाम बता दिया, मतलब सब्जेक्ट बता दिया, उसके बाद मैं राम की जगह पे ही यूज करूंगा। तो जिस भी जगह पे नाउन की जगह पे मैं कोई वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा, प्रोनाउन बोलूंगा, उसे मैं क्या बोलूंगा गाइस, प्रोनाउन बोलूंगा। अब ये जो प्रोनाउन होता है, अब ये जो प्रोनाउन होता है, अब ये प्रोनाउन भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या, प्रोनाउन तो होगा बट वो नाउन को रिलेट करेगा, नाउन को रिलेट करेगा। तो ऐसे वर्ड कौन से हु है, हुम है, विच है, दैट है। तो इन्हीं वर्ड के बारे में आज हम सीखने वाले हैं कि हु कहां पे यूज करना है, हुम कहां पे यूज करना है, विच कहां पे यूज करना है एंड दैट कहां पे यूज करना है। तो इसके कुछ ना कुछ रूल्स है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि एरर डिटेक्शन में ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन भी दे दी है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं कि एक ऐसे वर्ड जो मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं नाउन के बारे में या फिर नाउन क्लॉज के बारे में, ठीक है। तो इसी ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब आगे चेक करते गए, अब आगे देखते हैं कि ये जो हु होता है एंड हुम होता है, इसे मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। अब ये जो हुम होता है एंड ये जो हु होता है, ये मेनली पीपल के लिए यूज किया जाता है, लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है। अब लिविंग थिंग में क्या, अब एनिमल भी लिविंग थिंग होते हैं, तो एनिमल के लिए यूज किया जा सकता है क्या, बिल्कुल यूज किया जा सकता है, बट एक शर्त है, वो एनिमल क्या होने चाहिए, डोमेस्टिक एनिमल होने चाहिए। डोमेस्टिक मतलब क्या, पेट एनिमल होने चाहिए, ऐसे कोई भी जंगली एनिमल नहीं, वो एनिमल क्या होने चाहिए, पेट एनिमल होने चाहिए। अगर कोई पेट एनिमल है तो उन एनिमल के नाउन को डिनोट करने के लिए मैं ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकता हूं। कैसे, आगे एग्जाम्पल देखने वाले, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्यों क्या। एग्जाम्पल पढ़ लेते सबसे पहले, द विटनेसेस whom I interviewed gave the conflicted evidence। उन्होंने क्या दिया, कॉन्फ्लिक्टेड एविडेंस दे दिया। तो विटनेसेस मतलब क्या, सबूत, जितने भी सबूत लोग थे, जो भी लिविंग पीपल थे, जितने भी सबूत देने वाले पीपल थे, जिन्हें की मैंने इंटरव्यू किया था। तो हुम का मीनिंग क्या होता है, हुम का मीनिंग जिन्हें होता है। द विटनेस
जिन्हें मैं इंटरव्यू लिया था उन्होंने कॉन्फ्लिक्टेड एविडेंस दिए। तो ये जो हुम है, ये विटनेसेस के लिए यूज किया गया है, एंड विटनेसेस क्या थे? पीपल थे। तो यहाँ पर जो हुम यूज किया गया है वो लिविंग थिंग पीपल के लिए यूज किया गया है, ठीक है। एंड इस रूल में वही बोला है कि जो हु होता है एंड हुम होता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये पीपल के लिए यूज किया जाता है, मेनली पीपल के लिए, एंड एनिमल के लिए यूज किया जाएगा। तो एनिमल कैसे होने चाहिए? डोमेस्टिक एनिमल होने चाहिए। सेकंड एग्जांपल चेक कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है? द पीपल हु जस्ट बोर्डेड द प्लेन आर इन अ रॉक बैंड। तो गाइस इस एग्जांपल में पीपल के लिए हु वर्ड यूज किया गया है, पीपल को रिलेट करने के लिए हु वर्ड यूज किया गया है। एंड ये जो हु वर्ड है ये क्या बता रहा है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है। ये जो पीपल है जो कि जस्ट बोर्डेड हुए प्लेन से, वो कहां पर है? रॉक बैंड में। वो कहां पर है अभी? आर इन द रॉक बैंड प्लेस पे। तो हु कहां पे यूज किया गया है? हु पीपल के लिए यूज किया गया है, ठीक है। अगर मैं इस एग्जांपल में क्वेश्चन करूं हु आर इन द रॉक बैंड, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? द पीपल मिल जाएगा। तो हु से अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? नाउन मिल रहा है, द पीपल मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है। तो नाउन की जगह पे मैं हु यूज कर सकता हूं। तो नाउन की जगह पे हु यूज कर सकता हूं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। एग्जांपल नंबर थर्ड में क्या बोला है? द वैक्यूम स्केयर्ड अवर डॉग रॉकी। द वैक्यूम स्केयर्ड अवर डॉग रॉकी। अब एनिमल के लिए यूज किया गया है हु वाज स्लीपिंग ऑन द रग। ये जो वैक्यूम क्लीनर था उसने हमारे हमारे डॉग रॉकी को डरा दिया, जो कि स्लीपिंग मोड में था, कारपेट के ऊपर जो कि सो के था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रॉकी है ये क्या है? डोमेस्टिक एनिमल है, ये क्या है? पेट है। तो पेट के लिए हु यूज किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल नहीं रहता तो क्या यूज करना है ये मैं बाद में बताऊंगा, दैट यूज करते हैं उनके केस में। बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए कि डोमेस्टिक एनिमल के लिए मैंने क्या यूज किया है? यूज फॉर अ पेट, तो एनिमल के लिए यूज किया जाता होगा। तो अगर वो डोमेस्टिक एनिमल होगा तो हु या फिर हुम वर्ड में यूज कर सकता हूं। तो हु एंड ये जो हुम होते हैं ये कहाँ का यूज करने, कौन से सेंटेंस में हु चाहिए या फिर हुम चाहिए, ये सभी चीजें मैं आपको डिटेल वे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये दोनों एक तो ह्यूमन पीपल के लिए यूज किए जाते हैं एंड डोमेस्टिक एनिमल के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में आपको यही ट्रू चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आगे चेक करते हैं कि ये जो हु होता है ये मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ। तो ये जो हु होता है वो मैं दो तरीके से यूज कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन लगा के एंड एक सब्जेक्ट का प्रोनाउन बना के। अब सब्जेक्ट के प्रोनाउन में भी ए टाइप है एंड बी टाइप है। तो ए टाइप में क्या है? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज मतलब क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज मतलब क्या, एग्जांपल से समझते हैं। द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। अब गाइस इस सेंटेंस में जो वुमन है जो कि नेक्स्ट डोर में रहती है हमारे, जो कि नेक्स्ट डोर में रहती है, वो क्या है? डॉक्टर है। अब ल्यूज जो है ये क्या है? वर्ब है। ल्यूज क्या है? वर्ब है। एंड ल्यूज किसके बाद आ गया है? हु के बाद आ गया है। ल्यूज किसके बाद आ गया है? हु के बाद आ गया है। एक्शन कहां पे हो रही है? ये जो ल्यूज है ये एक्शन शो कर रहा है, एंड एक्शन कहां पे शो कर रहा है? हु के बाद शो कर रहा है। मतलब ये जो वुमन है इसके बारे में क्या बोला है? ये जो वुमन है जो कि हमारे सामने वाले दरवाजे पे ही रहती है, वो क्या है? डॉक्टर है। तो कभी भी गाइस वर्ब का सब्जेक्ट हु आता होगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में क्या होता है? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का एग्जांपल समझते हैं। माय फ्रेंड सरा हु इज टैलेंटेड आर्टिस्ट। अब इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती होगी सब्जेक्ट के बारे में, तो वो क्या होते हैं? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस, ठीक है। अब ये जो हु इज टैलेंटेड है इसका सराह के साथ, अब माय फ्रेंड सराह के साथ इसके आने वाले सेंटेंस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। माय फ्रेंड सराह इज कमिंग टू विजिट, ठीक है। माय फ्रेंड सराह इज कमिंग टू विजिट, ओरिजिनल सेंटेंस क्या था? ये था। बट ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है कि हु लगा के, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है हु इज टैलेंटेड आर्टिस्ट, ये इंफॉर्मेशन का यहां पर कुछ भी काम नहीं था, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो कभी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हु से प्रोवाइड की जाती होगी तो उसे मैं क्या बोलूंगा? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस बोलूंगा। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस, ठीक है। एंड कभी भी अगर ये वर्ब का सब्जेक्ट, अगर ये वर्ब का सब्जेक्ट हु होता होगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा? डिफाइनिंग डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बोलूंगा। क्या बोलूंगा? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बोलूंगा। इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? अब गाइस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कभी भी WH वर्ड से, मतलब हु से, हुम से,
क्वेश्चन किया जाता होगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा, उसे मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलूंगा। जैसे कि हु इज दैट मैन, हु डिड यू सी एट द पार्टी, हु डिड यू सी एट द पार्टी, ये सभी क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये जो हु होता है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में, सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी कब, अगर वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता होगा एंड वर्क के सब्जेक्ट का रोल प्ले करता होगा तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, एंड अगर वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, अगर वो WH का क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह से भी मैं खुद से यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी आपको दो क्विक टिप ध्यान में रखनी है जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि हु कहाँ पे यूज करना है एंड हुम कहाँ पे यूज करना है। कोई कोई जगह पे हु की जगह पे हुम यूज कर दोगे, हुम की जगह पे हु यूज कर दोगे, तो वो डिफरेंस आपके ध्यान में रखना चाहिए कि डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो मेनली ये जो हु होता है ये कहाँ पे यूज किया जाता है, अगर हु की जगह पे मैं ही, शी, दे यूज कर सकता हूं, हु की जगह पे हु को सब्स्टिट्यूट करके ही, शी, दे अगर मैं ये प्रोनाउन यूज कर सकता हूं उस सेंटेंस में एंड वो सेंटेंस सेंस बनाता होगा, वो सेंटेंस ही, शी, दे यूज करने के बाद, हु को रिप्लेस करने के बाद, हु को सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ही शी दे लगाने के बाद अगर वो सेंटेंस सेंस बनाता होगा तो तब मुझे क्या यूज करना है, हु यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हु आई सॉ वॉट जॉन, अब ये सेंटेंस है हु वाला, द पर्सन हु आई सॉ वॉट जॉन। अब किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पर हु नहीं चाहिए था तो सिंपल लैंग्वेज में हु की जगह पे ही यूज करके देखिए, तो हु की जगह पे ही यूज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई सॉ ही, क्या मिल जाएगा मुझे, आई सॉ ही, आई सॉ, जॉन की जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ही यूज कर सकता हूँ, जॉन की जगह पे ही यूज कर सकता हूँ। तो जॉन क्या था यहाँ पर, सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे, जॉन की जगह पे, ठीक है, मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ही यूज कर सकता हूँ। तो ये सेंटेंस सेंस कर रहा है, ये सेंटेंस करेक्ट है, इसका मतलब हु क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आई सॉ ही नहीं आता, आई सॉ हिम आता, अगर आई सॉ ही की जगह पे हिम आता तो हिम की जगह पे मैं क्या यूज करना चाहिए था, तो हिम की जगह पे मुझे हुम यूज करना चाहिए था। ठीक है, तो अगर ही, शी, दे यूज कर रहा हूं तो उसकी जगह पे हु 101% करेक्ट है। एंड अगर हिम, हर, देम या फिर अवर ऐसे वर्ड आते होंगे तो उसकी जगह पे मुझे क्या यूज करना है, हुम यूज करना है। ठीक है, तो हुम को रिप्लेस करके अगर हिम आ रहा होगा उस सेंटेंस में, हर आ रहा होगा, कोई पोजीशन आ रहा होगा तो उसकी जगह पे हुम यूज करना है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, टू हुम डिड यू गिव द बुक, टू हुम डिड यू गिव द बुक। तो हुम अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, टू हिम डिड यू गिव द बुक, टू हिम या फिर टू हर डिड यू गिव द बुक। तो इसे मैं कैसे रीड कर सकता हूं, क्या तुमने इसे बुक दिया था, क्वेश्चन है इसलिए डिड यू गिव द बुक। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। तो गाइस यहाँ पर पोजीशन दिख रहा है, पोजीशन दिख रहा है, इसका मतलब बुक किसे दिया था वो एक पोजीशन दिख रहा है, हिम को दिया था, हर को दिया था, देम को दिया था, तो पोजीशन शो करने के लिए यहाँ पे हुम यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज किया गया है, हुम यूज किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अगर ये सेंटेंस हु से क्रिएट किया जाता तो ये सेंटेंस गलत होता भाई। कैसे, हु डिड यू गिव द बुक टू, हु डिड यू गिव द बुक टू। ठीक है, हु डिड यू, अब गिव का क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि गिव में से गिव था पहले, गिव में से डिड बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग बचेगा, V1 रिमेनिंग बचेगा, गिव रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, तो हु डिड यू गिव द बुक टू, तो क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, गलत सेंटेंस आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं हु को रिप्लेस करके, हु को रिप्लेस करके क्या मैं यहाँ पे ही या फिर शी यूज कर सकता हूं, ही डिड यू, ही डिड यू गिव द बुक ऐसे यूज कर सकता हूं क्या, बिल्कुल यूज नहीं कर सकता। तो इस हु की जगह पे मैं ही या फिर शी यूज नहीं कर सकता, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, हिम या फिर हर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक पोजीशन दिख रहा है कि किसे बुक दी है, अब उसका मालक कौन है, उस बुक का मालक कौन है। ठीक है, एक पोजीशन दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ओनरशिप दिख रही है, तो उसकी जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, हिम यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे हिम या फिर हर यूज करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, टू हिम डिड यू गिव द बुक, टू हिम डिड यू गिव द बुक ऐसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकता मैं, टू ही डिड यू बुक द बुक, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। टू ही डिड यू गिव
द बुक, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मुझे क्या लिखना चाहिए था, टू हिम मतलब उसे, टू हिम डिड यू गिव द बुक, ये क्या आ जाएगा, करेक्ट सेंटेंस आ जाएगा। तो ही यहाँ पर करेक्ट है क्या, ही करेक्ट नहीं है, हिम 101% करेक्ट है। तो हिम की जगह पे मैं क्या यूज करता हूँ, हुम यूज करता हूँ, ना कि हु यूज करता हूँ। तो हु क्या आ जाएगा, 101% गलत आ जाएगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए गाइस, अब आज का सेशन यहाँ पर एंड कर देते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।